नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। दिवाली के फेस्टिव वीक के बाद अब मार्केट एक नए मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की नजर आने वाले 5 ट्रेडिंग सेशंस पर रहेगी, क्योंकि इस बार घरेलू और ग्लोबल दोनों ट्रिगर्स एक्टिव हैं। निफ्टी फिलहाल 25,700 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 26,277 के पास है, यानी सिर्फ 500 से 600 पॉइंट की दूरी पर मार्केट खड़ा है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्टिव रहे तो निफ्टी अपने हाई को छू सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ी तो शॉर्ट टर्म में 25,400 से 25,200 तक की गिरावट भी देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और 53,200 पर इसका सपोर्ट बन रहा है। इस हफ्ते HDFC बैंक और कोटक बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, जिनका सीधा असर बैंकिंग इंडेक्स पर पड़ेगा। पिछले हफ्ते FII ने करीब 2300 करोड़ की सेलिंग की, जबकि DII ने लगभग 3800 करोड़ की खरीदारी की, यानी घरेलू निवेशक मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन विदेशी निवेशक अभी थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेत भी मिक्स्ड हैं। US मार्केट में नैस्डैक और S&P 500 हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि डाउ जोन्स में मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस वक्त सबकी नजर US बॉन्ड यील्ड पर है, जो लगभग 4.55% के पास चल रही है। अगर इसमें नरमी आती है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। रुपया फिलहाल डॉलर के मुकाबले 88.02 पर बंद हुआ, हालांकि साप्ताहिक आधार पर करीब 1% मजबूत रहा है। 5 महीनों की गिरावट के बाद अब रुपया स्थिर होता दिख रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें फिलहाल $88 प्रति बैरल के आसपास है। अगर ये $90 को पार करता है तो महंगाई का डर दोबारा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल डिमांड साइड प्रेशर मीडियम ही दिख रहा है। सेक्टर वाइज मूवमेंट की बात करें तो ऑटो और सीमेंट सेक्टर में मजबूती बनी रह सकती है, क्योंकि फेस्टिव डिमांड की वजह से मजबूती बनी हुई है। मारुति और M&M जैसी कंपनियों के नंबर अच्छे आने की उम्मीद है। IT सेक्टर में इन्फोसिस और TCS जैसे स्टॉक्स थोड़े रेंज बाउंड रह सकते हैं, क्योंकि US मार्केट में स्पेंडिंग डेटा अभी कमजोर है। फार्मा और FMCG में हल्की स्थिरता दिख सकती है, क्योंकि निवेशक डिफेंसिव बाइंग की ओर झुकाव रख सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अब भी ऊंचे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स को हाई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स जैसे ट्रेंट, जोमैटो और जुबिलेंट फूड पर नजर रखनी चाहिए। IPO मार्केट इस हफ्ते भी एक्टिव रहेगा। 2 नए इशू लिस्टिंग के लिए तैयार हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी डिसेंट लेवल पर दिख रहा है। लिस्टिंग डे पर कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 7 की मार्केट कैप में जोरदार बढ़ोतरी हुई, जिसे कुल मिलाकर 2.16 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा फायदा मिला। रिलायंस का मार्केट कैप 47,000 करोड़ रुपए से बढ़ा, जबकि भारती एयरटेल में 41,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू भी बढ़ी है, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। वहीं इन्फोसिस, TCS और LIC की मार्केट वैल्यू में गिरावट आई है। इन्फोसिस का मार्केट कैप करीब 30,000 करोड़ और TCS का लगभग 24,000 करोड़ रुपए घटा है। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी के लिए 25,550 एक अहम सपोर्ट लेवल है। अगर यहां से बाउंस मिलता है तो इंडेक्स 25,950 से 26,100 तक जा सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 25,250 के आसपास है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सलाह रहेगी कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर रखें और हर तेज गिरावट पर क्वालिटी स्टॉक्स में धीरे धीरे खरीदारी करें। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फेज इकट्ठा करने का मौका है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। ग्लोबल फ्रंट पर चीन के इंडस्ट्रियल डेटा और US के इन्फ्लेशन नंबर इस हफ्ते आने वाले हैं, जिनका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। अगर US CPI डेटा सॉफ्ट आता है तो मार्केट सेंटिमेंट और मजबूत होगा। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, जो देश का सबसे पुराना एक्सचेंज माना जाता है, अब अपनी आखिरी दिवाली मनाने जा रहा है। 1908 में शुरू हुआ ये एक्सचेंज 2013 से बंद है, जब सेबी ने नियमों के उल्लंघन के चलते इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी थी। करीब 10 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब एक्सचेंज ने खुद ही बाजार से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। 25 अप्रैल 2025 को हुई शेयर होल्डर मीटिंग में वॉलंटरी एग्जिट को मंजूरी दी गई और अब सेबी को एग्जिट आवेदन भेजा जा चुका है।
सेबी ने इसकी 3 एकड़ जमीन 253 करोड़ रुपए में सृजन ग्रुप को बेचने की अनुमति दी है। एग्जिट के बाद सीएसई एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, जबकि इसकी सब्सिडियरी सीएसई कैपिटल मार्केट्स एनएसई और बीएसई के मेंबर के रूप में ब्रोकिंग का काम जारी रखेगी। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक होगी, जिसमें हल्की लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद है, क्योंकि निवेशक पारंपरिक रूप से इस दिन निवेश को शुभ मानते हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने इस मौके पर कुछ पसंदीदा स्टॉक सुझाए हैं, जिसमें ए स्टीवर्ड इटर्नल शामिल हैं, जिसे उन्होंने 375 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ लिस्ट में ऐड किया है। कंपनी के बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बढ़ती डिमांड की वजह से वित्त वर्ष 2025 से 28 के बीच लगभग 83% की कंपाउंड रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसी सूची में अडानी पोर्ट्स भी है, जो अपने कैपेक्स प्लान और ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स के विस्तार के कारण तेजी दिखा सकता है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 तक इसका रेवेन्यू 1400 करोड़ रुपए और EBITDA 2800 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जीएम फाइनेंशियल ने एक्सिस बैंक, L&T फाइनेंस और IIFL फाइनेंस को अपनी सिफारिशों में रखा है। एक्सिस बैंक में वित्त वर्ष 2025 से 27 के दौरान मजबूत लोन ग्रोथ और बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी की संभावना है, जबकि L&T फाइनेंस को 300 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि त्योहारी मांग से इसके रिटेल लोन में तेजी आने की उम्मीद है। IIFL फाइनेंस के लिए गोल्ड प्राइस में बढ़ोतरी से अर्निंग्स और लोन क्वालिटी दोनों बेहतर होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस दिवाली का ट्रेडिंग सेशन भी सकारात्मक रहेगा और निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से सही जानकारी के साथ स्टॉक्स चुनने चाहिए, ताकि नए साल की शुरुआत आर्थिक रूप से भी शुभ हो सके। मीशो IPO 2025 की तैयारी में है। मीशो इस IPO के जरिए लगभग $480 मिलियन यानी 4250 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है, जबकि कुल IPO साइज 6500 से 7000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। IPO से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल मीशो अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड बिल्डिंग और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। कंपनी की शुरुआती वैल्यूएशन करीब 7 से 8 बिलियन डॉलर के आसपास रहने की संभावना है। मीशो अभी मुनाफे में नहीं है और कंपनी ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। वित्त वर्ष 2024 में इसका रेवेन्यू 6715 करोड़ रुपए था, लेकिन नुकसान 305 करोड़ रुपए का हुआ। 2025 में घाटा बढ़कर 3941 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत के प्राइमरी मार्केट में इस समय जबरदस्त तेजी है और अगले कुछ महीनों में 12 से ज्यादा कंपनियां अपने IPO लॉन्च करने वाली हैं। इन IPOs के जरिए करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 28 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य है। फोनपे, ICICI प्रूडेंशियल AMC, लेंसकार्ट, ग्रो, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी, पाइन लैब्स, क्रेडिला, क्लीन मैक्स एनवायरो, डॉफ, केतल केमिकल्स, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, मीशो और यशोदा हॉस्पिटल्स जैसी बड़ी कंपनियां IPO की तैयारी में है। 2025 में अब तक 81 कंपनियों ने शेयर बाजार में डेब्यू किया है और सिर्फ सितंबर-अक्टूबर में ही लगभग 3 दर्जन नई लिस्टिंग्स हुई हैं। 2024 में 91 कंपनियों ने कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। ये तेजी मजबूत इकोनॉमी, रिटेल निवेशकों की सक्रियता और प्राइवेट कैपेक्स ग्रोथ का परिणाम है। चीन ने अमेरिका की NSA पर नेशनल टाइम सेंटर पर साइबर हमला करने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि 2022 से 2024 के बीच ये हमला हुआ और इससे वित्तीय, नेटवर्क और बिजली सप्लाई सिस्टम प्रभावित हो सकते थे। मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी एजेंसी ने कर्मचारियों के मोबाइल से संवेदनशील जानकारी चुराई और 42 साइबर हथियारों का इस्तेमाल किया। टाइम सेंटर चीन के मानक समय और कई सेक्टर्स को टाइमिंग सेवाएं देती है। अमेरिका पर आरोप लगाया गया कि वो खुद साइबर हमले करता है और दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला अमेरिका चीन संबंधों में और तनाव पैदा कर सकता है। GST रिटर्न से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने GSTR 3B फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है। ये टैक्स पेयर्स को दिवाली के मौके पर रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त 5 दिन की राहत देता है। GSTR 3B एक मंथली और क्वार्टरली समरी रिटर्न है, जिसे GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हर महीने अलग अलग कैटेगरी के आधार पर दाखिल करते हैं। तारीख आगे बढ़ाने का फैसला दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि फाइलिंग में आसानी हो। त्योहारी सीजन के दौरान मार्केट में 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स रहे हैं जिनमें दशहरा से दिवाली तक सिर्फ 2 हफ्तों में 35% से 65% तक की बढ़त दर्ज की गई है। ये तेजी दिखाती है कि निवेशक बाजार को लेकर आशावादी हैं और छोटी कंपनियों में अच्छे निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हमने उन पेनी स्टॉक्स को शामिल किया है जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से कम है और जिनकी कीमत 20 रुपए से कम है। इसके अलावा इन स्टॉक्स में कम से कम 5 लाख शेयरों का हालिया ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखा गया है।
चंद्रमा मर्केंटाइल्स दशहरा से दिवाली तक सबसे ज्यादा तेजी में रहा और सिर्फ 2 हफ्तों में 65% बढ़ा। शुक्रवार को ये स्टॉक 2% की हल्की तेजी के साथ 8.11 रुपए पर बंद हुआ। डीप डायमंड इंडिया इस लिस्ट में दूसरा नाम है जिसने दशहरा से 50% की बढ़त दिखाई। हालांकि शुक्रवार को स्टॉक में गिरावट आई और ये 4.46% नीचे होकर 6.85 रुपए पर बंद हुआ। बिट्स भी तेजी में रहा और स्टॉक ने दशहरा से 47% की बढ़त के साथ शुक्रवार को 10% के अपर सर्किट के साथ 12 रुपए पर बंद हुआ। ये निवेशकों के लिए काफी आकर्षक मूव दिखा रहा है। इवोक रेमेडीज ने भी 46% की अच्छी तेजी दिखाई और शुक्रवार को 5% की बढ़त के साथ 5.74 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। इस स्टॉक की लगातार खरीदारी निवेशकों का भरोसा दिखाती है। वेलक्योर ड्रग्स फार्मा सेक्टर का स्टॉक है जिसने दशहरा से 41% की बढ़त दिखाई। शुक्रवार को इसमें 3.9% की गिरावट आई और स्टॉक 0.74 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। ये दिखाता है कि फार्मा सेक्टर में भी छोटी कंपनियों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार 17 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे और अपडेट जारी किए। सोमवार 20 अक्टूबर को जब बाजार खुलेगा तो इन कंपनियों के शेयरों में संभावित मूव देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक का शुद्ध मुनाफा 18,641.3 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से अधिक है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 31,551.5 करोड़ रुपए हुई। तिमाही और सालाना आधार पर दोनों ही मजबूत रहे, इसलिए सोमवार को HDFC बैंक में तेजी देखने की संभावना है। ICICI बैंक ने दूसरी तिमाही में 12,359 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया और नेट इंटरेस्ट इनकम 21,527.5 करोड़ रुपए रही। अनुमान से बेहतर प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, इसलिए ICICI बैंक में भी सोमवार को सकारात्मक मूव आ सकता है। येस बैंक का शुद्ध मुनाफा 18.4% बढ़कर 655 करोड़ रुपए रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 2,300 करोड़ रुपए रही और एसेट क्वालिटी स्थिर रही। मजबूत NPA डेटा और बढ़ती आमदनी के कारण मंडे को येस बैंक में हल्की तेजी संभव है। IDFC फर्स्ट बैंक ने 74.5% की जबरदस्त बढ़त के साथ 352 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 6.8% बढ़ी। लगातार मजबूत प्रदर्शन के कारण IDFC फर्स्ट बैंक में सोमवार को तेजी की संभावना अधिक है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने सालाना मुनाफा 75.2% बढ़ाया और आय 20.3% बढ़कर 19,607 करोड़ रुपए रही। तिमाही के मजबूत परिणाम के आधार पर सोमवार को इस स्टॉक में सकारात्मक मूव देखने को मिल सकता है। RBL बैंक ने एमिरेट्स NBD के साथ 26,853 करोड़ रुपए की बड़ी डील की घोषणा की। ये निवेशक भरोसे को बढ़ाएगा और सोमवार को RBL बैंक में तेजी आ सकती है। 361 WAM ने शुद्ध मुनाफा 28.3% बढ़ाया और आय 29% बढ़कर 1115 करोड़ रुपए हुई। बोर्ड ने 6 रुपए का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया। मजबूत प्रदर्शन के आधार पर सोमवार को तेजी संभव है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने दूसरी तिमाही में 5.1% बढ़त के साथ 166 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। आय भी 2.1% बढ़ी। सकारात्मक तिमाही रिपोर्ट के कारण मंडे को हल्की तेजी आ सकती है। फेडरल बैंक का मुनाफा घटकर 955.3 करोड़ रुपए रहा, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम 2,495.2 करोड़ रुपए पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मजबूत ब्याज आमदनी के कारण बैंक में सोमवार को सकारात्मक मूव देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 18,165 करोड़ रुपए और आय 2.55 लाख करोड़ रुपए हुई। बड़े कारोबार और मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण मंडे को तेजी की संभावना है। पूनावाला फिनकॉर्प घाटे से उभरकर 74.2 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर गई और नेट इंटरेस्ट इनकम 905 करोड़ रुपए हुई। मुनाफे में वापसी और बढ़ती आय के कारण सोमवार को सकारात्मक मूव संभव है। शोभा लिमिटेड का मुनाफा 3 गुना बढ़कर 72.5 करोड़ रुपए हुआ और आय 1,407.6 करोड़ रुपए रही। शानदार तिमाही के आधार पर सोमवार को तेजी आ सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का कंसोलिडेटेड मुनाफा 71.8% बढ़कर 670 करोड़ रुपए और आय 28.7% बढ़कर 14,855 करोड़ रुपए रही। मजबूत तिमाही प्रदर्शन मंडे को सकारात्मक मूव दिखा सकता है। REC का कंसोलिडेटेड मुनाफा 9.3% बढ़कर 4,415 करोड़ रुपए और नेट इंटरेस्ट इनकम 16.3% बढ़कर 6,022 करोड़ रुपए हुई। बोर्ड ने 4.60 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। मंडे को तेजी की संभावना है। JSW एनर्जी का मुनाफा घटकर 705 करोड़ रुपए हुआ, जबकि आय बढ़कर 5,177 करोड़ रुपए हुई। मुनाफे में गिरावट और लागत बढ़ोतरी के कारण सोमवार को गिरावट देखने को मिल सकती है।
इंडसइंड बैंक ने सालाना आधार पर घाटा दर्ज किया और नेट इंटरेस्ट इनकम भी घटकर 4,409.3 करोड़ रुपए रह गई। ये स्टॉक सोमवार को नकारात्मक मूव दिखा सकता है। आईडीबीआई बैंक का मुनाफा बढ़ा लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम घट गई। मिश्रित तिमाही परिणाम के कारण मंडे को हल्की गिरावट संभव है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुनाफा घटा लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी। ग्रॉस एनपीए में सुधार हुआ। मिश्रित आंकड़ों के आधार पर सोमवार को हल्की गिरावट या स्थिरता देखने को मिल सकती है। इंडिया मार्ट का मुनाफा घटा जबकि आय बढ़ी। ईबीडीआ मार्जिन भी घटा। इसके आधार पर मंडे को नकारात्मक मूव संभव है। टाटा पावर ने मुंद्रा यूनिट में अस्थायी ऑपरेशन रोकने की घोषणा की। टेक्निकल रुकावट के कारण सोमवार को स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। आरवीएनएल ने 44.44 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया। ये नया ऑर्डर सकारात्मक संकेत देता है, इसलिए सोमवार को आरवीएनएल में हल्की तेजी संभव है। पीएनबी का मुनाफा बढ़ा लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की गिरावट रही। तिमाही में मिश्रित प्रदर्शन के कारण मंडे को हल्की गिरावट या स्थिरता दिख सकती है।